हमारे साथ अब हमारे दो मार्केट एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, एनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा जी और एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान जी। समीत, ये लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का कमजोरी देखने को मिल रही है, स्क्रीन पे लाल निशान के साथ ही कामकाज हो रहा है। क्या लग रहा है सर चार्ट्स पे, ये दबाव क्या घेरा सकता है? और इसी के साथ एक क्विकली जवाब क्लब कर दें, अगर एक्सपायरी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर लास्ट 10 से 15 दिनों के हम प्राइस मूवमेंट देखें तो निफ्टी एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 8300 8350 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। जब भी निफ्टी 8300 का लेवल क्रॉस करता था इमीडिएटली वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा था, तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है वहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जब तक वो लेवल्स क्रॉस नहीं होते हम मेजर अपसाइड मूव नहीं देख पाएंगे। लोअर साइड में अगर देखें तो 8200 का एक इमीडिएट सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बन गया था। जैसे कल वो लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट हाफ में हमने अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखी थी। निफ्टी 8150 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड 8088 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। तो जब तक वो लेवल्स क्रॉस नहीं होते तब तक ऐसे कोई मेजर साइन ऑफ वरी नहीं होगा। हम वो 200-300 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करेंगे। जैसे आपने एक्सपायरी का बताया, एक प्रिसाइज प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट जैसे लास्ट हाफ एन आवर से मूवमेंट हो रही है, निफ्टी 8130 8140 को होल्ड कर पा रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड एक पॉसिबिलिटी है सेकंड हाफ में हम थोड़ी रिकवरी देखें और एक 8180 8200 तक हम उछाल देख सकते हैं निफ्टी में। तो इंटरेस्टिंग है, तो सेकंड हाफ में शायद रिकवरी है। इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज का ब्रोकर्स पोल भी आपकी स्क्रीन पे चलता हुआ, हमारा मानना यही है, ब्रोकर्स जो हमने तुम्हारे पोल पार्टिसिपेंट्स थे उनका मानना था 50%, यानी कि आधे रिस्पोंडेंट्स कह रहे थे 8150 से 8200 के बीच में आपको एक्सपायरी होती हुई नजर आएगी। और एक कल दिन के दौरान किया हुआ पोल है, सभी भी मानते हैं 8180 तक के लेवल्स तक शायद बाजार सेकंड हाफ में रिकवर होता हुआ नजर आएगा। तो शायद इन्हीं के लेवल्स के आसपास आपको एक्सपायरी नजर आए। छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ विजय चोपड़ा, समीत चौहान बने हुए हैं। सीधा रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का, सुलझाते हैं उनकी परेशानी। प्रभात कुमार जी कानपुर से फोन कर रहे हैं। नमस्ते प्रभात जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी, मेरे पास 21 शेयर है जेके टायर 100 रुपए के भाव से, तो मुझे अभी रुकना चाहिए कि निकाल देना? जेके टायर में क्या करें? 5 रुपए 7 पैसे के मुनाफा इन्हें जरूर यहाँ पर हो रहा है। विजय सर गुड मॉर्निंग, जेके टायर पर क्या सलाह देंगे? देखिए, जिस तरीके से सारी के सारी जो ऑटो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं और सब लोगों ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं, मेरा मानना है कि टायर कंपनीज आर डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ द ऑटो नंबर्स। तो निश्चित रूप से जो सेल्स हैं, स्पेशली फेस्टिव सीजन में जो सेल्स बढ़ेगी तो अगला तिमाही अच्छी दिखती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली टायर कंपनीज, ओईएम्स और जो भी ऑटो रिलेटेड कंपनीज हैं, चाहे 2 व्हीलर्स हों चाहे वो 4 व्हीलर्स हों, उनमें होल्ड करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड करें। मुझे लगता है 120-22 का सर इसमें देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। ओके, तो जेके टायर प्रभात जी आपको होल्ड करना चाहिए। यहां से अच्छे खासे 120-122 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 15-17 रुपए के आसपास का अपसाइड अभी भी नजर आता है। बैंगलोर से हमारे साथ सौरभ दुग्गल जी जुड़ रहे हैं। सौरभ जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है कि आयशर मोटर है, मैंने खरीदा था 18,245 पे, एंड मन्नापुरम फाइनेंस खरीदा था 2560 पे। मन्नापुरम पे तो मैंने एवरेज आउट करके 2560 पे आया हूँ। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दीज टू स्टॉक्स? सौरभ, ये लंबी अवधि के लिहाज से लिया था या फिर थोड़ा 6 महीने या फिर ट्रेडिंग का नजरिया था? मन्नापुरम तो मुझे 1 साल हो गया होल्ड करते हुए, 28 की रेंज पे लिया था और अभी तक होल्ड कर रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ उनके 3rd क्वार्टर रिजल्ट्स का, जो कि नेक्स्ट वीक ही है। तो इसलिए आपकी राय चाहता हूँ कि उसके बाद निकाल दूं या फिर रखूं इसको। चलिए विजय जी, आप ही से फिर ये सवाल, आयशर मोटर्स थोड़ा सा नुकसान हो रहा है इनको, और दूसरा मन्नापुरम फाइनेंस काफी लंबे अरसे से होल्डिंग है, एवरेज आउट करा है, अभी भी बाइंग लेवल्स के आसपास ही ये कामकाज कर रहा है। क्या कोई होप कि अच्छे रिटर्न्स कमा पाएंगे? देखिए, मन्नापुरम के लिए तो मैं कहूंगा कि आप किसी भी रैली में बाहर आइए, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में।
जहां पर आपके पैसे का ग्रोथ काफी संभव है। तो इसके चलते हुए तो मैं कहूंगा कि यू कैन प्रॉब्ली इन्वेस्ट इन कंपनीज लाइक L&T, कंपनीज लाइक L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, और मे बी देयर आर गुड IT मिड कैप कंपनीज लाइक कैपेट, कमेंस है, एम्फेसिस है। इन कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं। जहां तक आइशर मोटर्स की बात है, मैं ये कहूंगा कि नो डाउट ऑटो पैक में दिग्गज है, और जिस तरीके से इनका ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है रॉयल एनफील्ड का, मेरे हिसाब से द कंपनी हैज ह्यूज पोटेंशियल टू कम बैक। तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस जरूर रखना होगा। मुझे लगता है कि वापस आके 20,000 के ऊपर जरूर दिखेगा अगर आप 6-8 महीने के पर्सपेक्टिव से इसमें होल्ड करके चलते हैं तो डेफिनेटली आप होल्ड करके चलें आइशर मोटर्स को। सत्यानंद गुड़गांव से जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल, कौन सा शेयर है आपके पास? मेरा एक्सिस बैंक है, 484.25 पर 100 शेयर। ओके, और आपने क्या सोच के लिया था? ट्रेडिंग के लिए लिया है? 12 रुपए 51 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है आपको यहाँ पे ना? ट्रेडिंग के लिए लिया था मैं। ओके, तो छोटी अवधि का नजरिया था, नुकसान पर बैठे में है समेत एक्सिस बैंक। अब कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पर? बहुत खास रिजल्ट्स भी नहीं रहे इसके, और हमने देखा इसमें दबाव लगातार इस पूरे हफ्ते और बीते हफ्ते। आपको चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है एक्सिस बैंक? देखिए प्रियंका, अगर लास्ट 2-3 दिन में मार्केट में जो करेक्शन देख रहे हैं तो इसमें मेजर कल्प्रिट बैंकिंग स्टॉक्स है, और उसमें एक्सिस बैंक में हमने शार्प करेक्शन देखा है लास्ट 2 दिनों में। 482 का इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था नियर टर्म में, उसके नीचे आइडियली स्पीकिंग उनको एक स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए था। नियर टर्म में थोड़ा ये स्टॉक प्रेशर में रहेगा नीचे की तरफ, हालांकि 460-455 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट मेरे ख्याल से अगर इन्होंने ट्रेडिंग व्यू से लिया हुआ है तो यहाँ से कोई भी एक माइनर बाउंस भी आता है उनके कॉस्ट के आसपास, तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। इमीडिएटली ये स्टॉक 500-510 के ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरी सलाह यही होगी कि अगर कोई भी बाउंस आता है इनके कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट के थोड़ा भी ऊपर, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो एग्जिट करना चाहिए। और ध्यान रखिए एक्सिस बैंक तो 2 दिनों से गजब का प्रेशर है। कल 7.5% कमजोर था, आज भी आपकी स्क्रीन पर 2-2.5% के आसपास ही कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। जो एसेट क्वालिटी को लेकर एकदम से चिंताएं आई हैं, उसके चलते बहुत तगड़ी पिटाई हुई है इस बैंक की। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं रामपुर की तरफ। हमारे साथ प्रमोद जोशी जी जोड़े हैं। प्रमोद जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल एनटीपीसी के बारे में और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए था। जी पूछें। एनटीपीसी रिलायंस दोनों आपके पास पोर्टफोलियो में पहले से हैं? जी हाँ, 3 साल हुए। एनटीपीसी लिया था 180 रेट पर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज था 1100 रुपए पे। 3 साल से दोनों में नुकसान ही हो रहा है, और एनटीपीसी तो आज अपने तिमाही रिजल्ट्स भी घोषित करने वाला है। विजय जी, 3 साल की होल्डिंग है दोनों ही स्टॉक्स में, एनटीपीसी और रिलायंस दोनों में नुकसान हो रहा है, क्या करें? देखिए, रिलायंस के बारे में तो कहूंगा जिस प्रकार से रिजल्ट्स रिलायंस ने पोस्ट किए थे, जिस तरीके से जीआरएम्स में एक मेजर बढ़ोतरी देखने को मिली थी, मुझे लगता है कि अब काफी पॉइज्ड है स्टॉक एक अप मूव के लिए। तो संभवतः ये 1100 के ऊपर भी देखने को मिलेगा। मगर हाँ, इन्होंने 3 साल वेट किया, हो सकता है कि इनको 6 महीने से साल भर और वेट करना पड़े। मगर हाँ, रिलायंस में मैं काफी होपफुल हूँ कि ये बहुत जल्दी 1100-1150 के स्तर पर दिखेगा। जहां तक दूसरे स्टॉक की बात है एनटीपीसी की, जनरली इट्स अ वेरी स्लो मूवर स्टॉक, और जो भी पावर जनरेशन कंपनीज हैं या पावर ट्रांसमिशन कंपनीज हैं, उनमें पिछले 4-5 सालों से कोई भी रुझान देखा नहीं है मार्केट्स का, और इसके चलते हुए रिटेल इन्वेस्टर्स हों चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों, कहीं ना कहीं दूर भागते दिखे हैं इन सारी कंपनीज से। तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी रैली में आप बाहर आइए, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, कंजम्पशन स्टोरीज हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, और मैं कहूंगा कि जैसे अच्छी फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं या अच्छी एफएमसीजी सेक्टर में कंपनीज हैं, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। जो मिड कैप आईटी कंपनीज है, मैंने कुछ पहले भी नाम लिए, पोलरिस है, एम्फेसिस है, टेक महिंद्रा है, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की डेट में मार्केट्स में, तो बेहतर है कि आप इनमें स्विच करें और अपना पैसा रिकवर करें। ऐसे ओके, चलिए। रिलायंस का स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर वैसे आपके पास स्क्रीन पर आया भी था, लेकिन स्वामित्व प्रबंधन इस चैनल का उसी कंपनी के पास है, तो वो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका और अब सवाल पूछने के लिए दिनेश गांधी मेरे साथ हैं नवसारी से। दिनेश जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ, मेरे पास गोडसे फिलिप्स है, 100 नंग है, 570 का है। ओके, बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको दिनेश जी। आप इसे बुक करना चाहते हैं या अभी और रुकने का मन बना रहे हैं? नहीं, मैं होल्ड करना चाहता हूँ, तो आगे क्या होगा इसलिए जानकारी देना। अब चलिए विजय जी से पूछते हैं ये सवाल। क्या करना चाहिए विजय से दिनेश जी को? 357 रुपए 50 पैसे के मुनाफे पर बैठे हुए गॉडफ्री फिलिप्स में। देखिए, नो डाउट जिस बिजनेस में है वहाँ पे कंजम्पशन का कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता है गॉडफ्री फिलिप्स में, और मुझे लगता है कि स्टॉक में काफी पोटेंशियल है कि ये आराम से 1050-1100 के स्तर पे जा सकता है। तो आप थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा मार्केट सुधरते ही स्टॉक में दोबारा तेजी देखने को मिलेगी, तो वहां पर आप इसको स्विच कर सकते हैं किसी और स्टॉक में। जब 1100 के आसपास ये आता है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके किसी और स्टॉक में स्विच कर सकते हैं। अगेन कंजम्पशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स का कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं नजर आता, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता, डेट का कोई इशू नजर नहीं आता। तो विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑल्सो इफ यू वांट टू होल्ड यू कैन डू दैट। एक ही प्रॉब्लम आती है सिगरेट कंपनीज में, जो कि जब भी टैक्सेशन की बात होती है कि एक्साइज बढ़ाने की बात होती है, या कुछ जैसे इस बार स्पेशल पैकिंग की बात हो गई कि फुटकर में सिगरेट्स को बेचा नहीं जा सकता, तो उस केस पे कभी कभी थोड़ा सा ब्लिप देखने को मिलता है ऐसी कंपनीज में, चाहे वो आईटीसी हो, गॉडफ्री फिलिप्स हो। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि बिजनेस मॉडल में कहीं पे भी कोई दिक्कत है। इवन विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यू कैन होल्ड द स्टॉक, एंड मेरा माई टेक इसकी 1100 के ऊपर ये निश्चित रूप से आपको मिलेगा। चलो, तो यहाँ से भी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। रिसर्च में एक ही दिक्कत है रेगुलेटरी हर्डल्स की, वो सिन टैक्स तक की बात सामने आने लगी कि अतिरिक्त कोई टैक्स लगने वाला है इन कंपनीज पे, वो दिक्कतें हैं। लेकिन बड़ा तगड़ा मोमेंटम अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस काउंटर में देखने को मिला था। हमारे साथ मुंगेर से नीरज जी जुड़े। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल सर। जी, ये मार्कस फार्मा 170 पर हम लिए थे और 170 रुपए, 1 रुपए 70 पैसे पे लिए? 1 रुपया 70 पैसे। अरे वाह, तो ये जब तगड़ी पिटाई हो रही थी 2007-8 में, तब आपने ले लिया था ये स्टॉक क्या? जी जी जी। अरे वाह, चलिए, तो आप जानना चाहते हैं कि मुनाफा वसूल लूं या बना रहूं, अभी भी और अपसाइड देखने को मिलेगा? मेरा दूसरा तरह का सवाल है, हम इसमें चाहते हैं कि होल टाइम बने रहे, तो इसका क्या फ्यूचर्स है, प्लस इसमें बने रहना हमारे लिए उचित है या मुनाफा वसूली करके इससे हट जाए सवाल? हाँ, तो विजय जी ये सवाल फिर आपके लिए है। 1 रुपए 60 पैसे, 1 रुपए 70 पैसे भी ले लिया था, तो बहुत तगड़े रिटर्न तो कमा रहे हैं ये। अभी जानना चाहते हैं क्योंकि रिटर्न बड़े तगड़े मिले 7-8 साल में, 10 साल में, तो क्या ये स्टॉक यहां से भी ऐसी कमाल दिखा सकता है? इसको पोर्टफोलियो में बनाए रखें या फिर मुनाफा वसूल लें? रणनीति क्या हो इनकी? देखिए, मेरे को लगता है कि लगभग फ्री में इनको स्टॉक मिला और लगभग 100 गुना अपने पैसे को ये बढ़ा चुके हैं। मुझे कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती स्टॉक को होल्ड करने में। संभवतः ये स्टॉक आपको 130-140 पर भी मिलेगा, पर इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मार्केट कंडीशन जैसी थोड़ी सी स्टेबल होती हैं, मुझे लगता है कि मार्क्स फार्मा आपको ऊपर के स्तर भी दिखाएगा। नो डाउट जो फाइनेंशियल्स भी अगर हम देखें तो ओवरऑल सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बढ़ती आई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टेबल है, कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं है बुक्स पर, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या इस स्टॉक में नहीं नजर आती। ओके, चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद ही सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद लेकिन लेकर आएंगे हेडलाइंस, समीर की ट्रेडिंग कॉल और विजय जी से जानेंगे जो खुले हुए आईपीओ हैं क्विकली उसमें क्या रणनीति हो। लेकिन ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। नवंबर सीरीज से वायदा बाजार में निफ्टी और कुछ शेयरों के लॉट साइज में बदलाव हो रहे हैं। इस बदलाव से एफएनओ ट्रेडर्स को क्या फायदा या नुकसान होगा, बताने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ रहे हैं। डिम्पी, लॉट साइज बदलने से एफएनओ ट्रेडिंग में किस तरह का बदलाव देखेंगे आप? देखिए, बड़ा बदलाव होगा यहाँ पे प्रियंका, क्योंकि जो लॉट साइज बदल रहे हैं वो एक्सट्रीम बहुत बड़े लेवल पे आके बदल रहे हैं और ये नवंबर सीरीज को एक टफ सीरीज के तौर पर एंट्री लेवल आप समझ सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप लॉट साइज का हिसाब देखें तो करीब 8-8 गुना, 10-10 गुना और कई लॉट में तो 12-12 गुना तक के लॉट साइज बदलने वाले हैं। इसका मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो आपको ज्यादा देना पड़ेगा और इसके अलावा आपका जो जोखिम भी है वो भी ज्यादा हो सकता है और इसके अलावा आपका एक्सपोजर जो है मार्केट के अंदर वो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉट साइज के
हिसाब से आपका प्रॉफिट और नुकसान वो तय होता है, क्योंकि सारी मल्टीप्लिकेशन लॉट साइज पे ही होती है। जैसे अदानी एंटरप्राइज का देखें तो जो 500 का भी लॉट साइज है वो बढ़कर 6000 हो जाएगा, यानी कि 12 गुना लॉट साइज हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो लॉट साइज अगर आप यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे यूनिटेक का अब लॉट 77,000 रुपए का होगा। इसको कैलकुलेट ऐसे भी किया जा सकता है कि यूनिटेक का एक शेयर 1 रुपया अगर ऊपर या नीचे होगा तो आपको 77,000 रुपए का घाटा या 77,000 रुपए का फायदा होगा। तो लॉट साइज बदलने से बाजार के अंदर ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर काफी हद तक उथल पुथल जरूर यहां पे आपको होती हुई दिखेगी। ये कुछ बढ़ नहीं रहे बल्कि इसके अलावा कई लॉट्स घट भी रहे हैं, लॉट साइज घट भी रहे हैं, जिसमें एमआरएफ का, पेज, बॉश और आयशर मोटर जैसे कुछ काउंटर्स हैं जिनका लॉट साइज में हमने अब वापस कुछ बदलाव आते हुए देखा, जो कि लोअर एंड पे होगा, निचले स्तरों पर आगे होगा, यानी कि इसमें अब आपका एक्सपोजर कम हो जाएगा क्योंकि उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इनकी कीमत बढ़ गई है। तो ये एक मोटे तौर पर बदलाव है। हमने जब इसका एनालिसिस किया तो उससे ये भी पता कि लॉट साइज का फायदा क्या होगा। फायदे में ये होगा कि कैश सेगमेंट में अब कारोबार बढ़ने लगेगा। लॉट में जो रिटेलर्स फंस जाते थे एफ&ओ के अंदर वो जो है तादाद जो है काफी कम हो जाएगी। फ्यूचर की जगह ऑप्शंस का कारोबार अब आप भारत में ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। लंबी अवधि का निवेश अब तेजी से बढ़ेगा और जो नुकसान होने वाला है वो आर्बिट्रेजर को, क्योंकि उनका वॉल्यूम बढ़ने वाला है, मार्क टू मार्क लॉसेस जो होते हैं वो बढ़ जाएगा। तो ये कुछ एक चिंताएं हैं जो साथ में पैदा भी होंगी इसके साथ ही। डिम्पी, आज अक्टूबर वायदे की एक्सपायरी है तो रोल ओवर किस तरह का दिख रहा है अभी? अगर प्रियंका रोल ओवर के हिसाब से देखें तो हमने सेक्टोरियल और शेयर्स दोनों का रोल ओवर निकाला है। पहले आपको सेक्टर्स के बारे में बता दें, यहाँ पे कम रोल ओवर इस समय देखने को मिल रहा है क्योंकि सीरीज ज्यादा अच्छी नहीं जा रही है। इसमें जो कम रोल ओवर है उसमें आप पावर शेयर में देखेंगे रोल ओवर के आंकड़े ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे। पावर सेक्टर का रोल ओवर काफी कम है, 59% के अराउंड है। ऑटो का रोल ओवर सिर्फ 62 के आसपास चल रहा है। आईटी का तो सबसे कम है, 56% का रोल ओवर जा रहा है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप देखें तो 60% तक का रोल ओवर, कम रोल ओवर है सेक्टर के हिसाब से। अब ज्यादा रोल ओवर जिनमें देखने को मिल रहा है सेक्टोरियल, उसमें आप टेलीकॉम का रोल ओवर काफी स्ट्रांग है, करीब 70% के आसपास अब रोल ओवर के आंकड़े आता हुआ दिख रहा है। मेटल, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी ये कुछ एक और सेगमेंट ऐसे हैं जहां पे रोल ओवर के इस बार आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। रही बात शेयर्स को लेकर, और सबसे ज्यादा रोल ओवर जिन शेयर्स में देखने को मिल रहा है उसमें कोलगेट और टाइटन है क्योंकि एफएमसीजी से संपर्क रखते हैं। साथ ही मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील का रोल ओवर सबसे अच्छा चल रहा है, 80% का। सीमेंट में एसीसी, तो पावर सेगमेंट में अदानी पावर का रोल ओवर सबसे बेहतर है। और सबसे कम रोल ओवर में मेटल में हिंदुस्तान जिंक थोड़ा कमजोर है, 35% का युक्त रोल ओवर है। बैंकिंग में यूको बैंक, आईटी में माइंडट्री और ऑयल एंड गैस के अंदर बीपीसीएल कमजोर रोल ओवर के साथ आगे बढ़ रहा है। चलिए डिम्पी, बहुत धन्यवाद आपका। सबकी नजरें हैं आज एक्सपायरी के लेवल्स के आसपास होती है। पोल तो हमारा कहता है 8150 से 8200 के आसपास होगी। और जहां तक ये लॉट साइज बढ़ने की बात है, डिम्पी ने तो क्लियरली हाईलाइट कर दिया, बड़ी दिक्कत की बात है खासतौर पर हम जैसे आप जैसे रिटेल निवेशकों के लिए, क्योंकि अब हमारी इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आएगी और शायद काफी हद तक पार्टिसिपेशन कम होगा। तो जब डेप्थ कम होती है, किसी मार्केट की रिड्यूस पार्टिसिपेशन होता है, तो लाइक्लीहुड होता है कि मैनिपुलेशन बढ़ेगा। इनफैक्ट समीत, आपकी ब्रोकरेज में तो बड़े रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, काफी फोन आ रहे होंगे आप लोगों के पास, बड़ी दिक्कतें फेस कर रहे होंगे। यस सर, डेफिनेटली, बट मेरे ख्याल से ये चेंजेस हमेशा होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट 1 to 2 मंथ्स देखने पड़ेंगे कैसे होंगे, शायद से तभी थोड़ी दिक्कतें होंगी, बट मेरे ख्याल से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए लग गया कि 10-10, 12-12 टाइम कईयों की साइज बढ़ रही है, जैसे डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे, तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए इस बार रोल ओवर करना। लेकिन समीत, अब तो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का कामकाज हो चुका है, 2 एक ट्रेडिंग कॉल्स बता दें आज के लिए तो मजा आ जाएगा सर। देखिए, अगर गिने चुने सेक्टर्स की बात करें, जैसे बैंकिंग है, आईटी है, आज थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। बैंकिंग कल भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट हमें लग रहा है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स है वो आउट परफॉर्म करेंगे, इसलिए 2 बाय की सलाह ये होगी मेरी। फर्स्ट, एक लुपिन का चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर एक अप ट्रेंड में चल रहा है। हालांकि रिसेंटली हमने एक 2100 के लेवल से इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखा है, बट अराउंड 1900 हम अच्छा खासा सपोर्ट देख रहे हैं। जो सितंबर मंथ में इसका ब्रेकआउट भी आया था, वो ब्रेकआउट लेवल भी कोइंसाइड हो रहा है और एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस भी उसके आसपास कोइंसाइड हो रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है लुपिन में। 1870 का एक स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे बाय किया जा सकता है। आने वाले 4 से 5 दिनों में 2000-2020 के लेवल्स हम लुपिन में देख सकते हैं। दूसरा बाइंग कॉल होगा टाइटन में। अगर इसका ओवरऑल वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी एनकरेजिंग लग रहा है। अराउंड 330-320 इसने अच्छा खासा बेस बना है और अभी फिलहाल तो ये 345-350 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है लास्ट 5 से 8 ट्रेडिंग सेशन से। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख के हमें इसमें यहाँ से भी बाइंग करने की हम सलाह दे सकते हैं। यहाँ पे अगर ओवरऑल प्राइस मूवमेंट देखें तो यहाँ से 368-370 के लेवल्स हमें दिख रहे हैं।
तो यहाँ से ये करंट लेवल से भी बाय किया जा सकता है या कोई भी माइनर डिप आता है वहां पे भी इसमें बाइंग की सलाह होगी। 343 का इसमें एक स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो लॉट साइज बढ़ने वाले हैं, आज ध्यान रखें अक्टूबर वायदा का आखिरी दिन है, एक्सपायरी का दिन है और कल से वो नए लॉट साइजेस एप्लीकेबल होने वाले हैं। इसी पे फोकस करना चाहूंगा। इनफैक्ट कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जेके जैन से भी बातचीत करेंगे जो वायदा बाजार के स्ट्रेटेजिस्ट हैं। साथ साथ आपके सवाल जवाब लेने की कोशिश करेंगे और आईपीओ मैंने प्रॉमिस किया था कि कोशिश करेंगे विजय जी से जानने की, जो 2 आईपीओ खुले हुए हैं इनमें से किसी में पैसा लगाऊं या नहीं वो भी जानेंगे, लेकिन ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम फोकस कर रहे हैं, कल नवंबर सीरीज की शुरुआत होने वाली है और कल से बड़ा बदलाव होगा। कई सारे स्टॉक्स के जो लॉट साइज आपको वायदा में नजर आते हैं उसमें कई गुना साइज बढ़ते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट 10 से 12 गुना कुछ अंडरलाइंस में तो हम देखेंगे लॉट साइज बढ़ते हुए। क्या मतलब है इसका मेरे लिए, आपके लिए, हम तमाम रिटेल निवेशकों के लिए? हमारे साथ आप कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जेके जैन साहब जुड़ रहे हैं। जेके जैन साहब, ये जो बड़ा डर बना हुआ है कल से लॉट साइजेस चेंज होने वाले, रिवाइज होने वाले और कई सारे स्टॉक्स उनके लॉट साइजेस तो 10-12 गुना बढ़े, ये जो लॉट साइज में फेरबदल हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इसका मुझे या रिटेल निवेशकों को किस हद तक इंपैक्ट होगा, क्या इंपैक्ट होगा, कैसे रीड करूं इसको मैं? हाँ, अगर ये लॉट साइजेस पर्टिकुलरली देखोगे तो आई थिंक नो डाउट कुछ स्टॉक्स के 10-12 गुना हो रहे हैं, बट एवरेज अगर देखोगे तो आई थिंक मोर और लेस 2.5 टाइम्स हो रहा है। मतलब अभी एवरेज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखोगे तो 2 लाख का है, तो वो 2 लाख का एवरेज वैल्यू हो जा रहा है, अभी 5 लाख के आसपास हो जा रहा है, तो करीब आई थिंक 2.5 टाइम्स अगर हो रहा है। नो डाउट कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जो काफी गिर चुके हैं, उनके लॉट साइज 8 गुना या 12 गुना, जैसे टाटा मोटर्स है वो अपने हाई से काफी गिर चुका है, बट उसका लॉट साइज 4 गुना हो रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे तो आई थिंक एवरेज मोड ऑफ टाइम हो रहा है। एज फार एज कंसर्न इज कंसर्न, आई थिंक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो मल्टीपल लॉट्स लेते हैं ऑलरेडी पहले, जो जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल जो कोई ऑलरेडी 4 या 5 लॉट टाटा मोटर्स ले रहा है तो उनको एक ही लॉट रोल करना पड़ेगा, क्वांटिटी वाइज सेम होगा। बट जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो एक लॉट 4 या 5 स्टॉक में लेते हैं, वो लोगों को कट डाउन करने पड़ेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स, और उनको जैसे जो फॉर एग्जांपल कोई एक क्लाइंट जो 5 लॉट लेता है अलग अलग स्टॉक में, उसका एवरेज एक्सपोजर 10 से 12 लाख होता है, तो अब वो 2 ही स्टॉक ले पाएगा अगले सीरीज में। तो मोर और लेस उनको रोल करना काफी मुश्किल हो जा रहा है हर स्टॉक में। जो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं वो मुश्किल हो जाएगी। अब वो लोग एक ही या 2 स्टॉक में ट्रेड करने के मौके मिलेंगे। तो इसका आसान शब्दों ये मतलब भी हुआ कि शायद अब रिटेल निवेशक ऑप्शंस की तरफ मूव करता हुआ नजर आए, और जिसमें हम रिटेल निवेशकों की एक्सपर्टीज थोड़ी सी कम रहती है, अब मजबूरी में हमें वहां मूव करना पड़ सकता है। बेसिकली जो रिटेल इन्वेस्टर 1 या 2 लॉट में ट्रेड करता है तो उनको ऑप्शंस के साइड भी मूव करना चाहिए, बट मोर और लेस अगर वो लोग आई थिंक थोड़ा बहुत ऑप्शंस की जो जानकारी है रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी कम है, उनको जो इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑप्शन का जो एजुकेशन है वो करना पड़ेगा उनको कि जितना एक्सपायरी के पास ऑप्शन कैसे ट्रेड करना चाहिए या सीरीज के पहले ट्रेड करना चाहिए, वो काफी हद तक मुश्किल होगी। तो आई थिंक नो डाउट ऑप्शन में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बट लेकिन जब तक इनकी जानकारी नहीं होगा उनको काफी हद तक मुश्किल होगा उनको ट्रेड करना। नहीं, हमें मुश्किल नहीं होगा सर, क्योंकि आप जैसे एक्सपर्ट्स होंगे जो चैनल पे आके बताते रहेंगे, बचाते रहेंगे, हमको सिखाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब हमारे वक्त निकालने के लिए। और आईपीओ की मैंने बात करी थी, 2 आईपीओ हमें बाजार में खुले हुए हैं। इंटरग्लोब एविएशन आज बंद हो रहा है, एसएच केलकर का आज आईपीओ का सेकंड डे है। इन दोनों आईपीओ में एक और कंफ्यूजन है मेरे लिए, कहां पैसा लगाऊं, क्या दोनों में लगा दूं या दोनों अवॉइड हैं? विजय जी, आपने क्या रिकमेंड करा है? दोनों आईपीओ कैसे लग रहे हैं? किसी में पैसा लगाना बनता है क्या इस समय? देखिए, जो एसएच केलकर का आईपीओ है करीब 500 करोड़ रुपए का इशू साइज है, प्राइस बैंड करीब 173 से 180 के बीच में है, मगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है स्टॉक, और मैं ये कहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स इससे थोड़ा सा दूर रहें। सेकेंडरी मार्केट में इसकी जो प्राइस डिस्कवरी होगी वो एक बेहतर तरीका है किसी भी स्टॉक में पार्टिसिपेट करने का। तो केलकर से तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल दूर रहें। जहां तक इंटरग्लोब एविएशन की बात है, मुझे लगता है कि बस बहुत ज्यादा है, तो लिस्टिंग ठीक होनी चाहिए, तो उसके चलते हुए लिस्टिंग गेन्स के लिए निवेशक इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि जैसे लिस्टिंग होती है एक बार को एग्जिट बनता है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट अपना प्राइस डिस्कवर करेगा स्टॉक का, इस कंपनी का, जो भी इसके फाइनेंशियल्स होंगे उसके बेसिस पे, तो वहां पर दोबारा से एंटर करा जाएगा या ना करा जाएगा, जो भी है। तो दिस इज माय रिकमेंडेशन ऑन बोथ। क्लियर कट ओपिनियन आती हुई एसएच केलकर अवॉइड करें,
वैल्यूएशन थोड़े स्टीप, थोड़ा सा महंगा आईपीओ नजर आता है। इंटरग्लोब एविएशन यानी कि जिसे हम इंडिगो के नाम से भी जानते हैं, अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो शायद लिस्टिंग गेन्स के लिए यहां पे पैसा लगाया जा सकता है। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर? जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने बातचीत करी है उनमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, कस्टमर्स की जरूर हो सकती है। ओके चलिए सर, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ समीर चौहान बने हुए, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे उनके साथ स्टॉक्स फटाफट। आज हमारे साथ है समीर चौहान स्टॉक्स फटाफट में आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। पहला सवाल विकास तुलसियान का कोलकाता से, टाटा कॉफी के 100 शेयर हैं इनके पास, 1500 रुपए में खरीदा था, क्या करना चाहिए? देखिए प्रियंका, टाटा कॉफी की बात करें तो फिलहाल तो ये एक 80-85 के आसपास इसका एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है। फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन मोड में है। अगर ये स्टॉक को कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखना है तो 105-110 का लेवल क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें वॉल्यूम में पिक होना काफी इंपॉर्टेंट। फिलहाल तो ये ड्राई वॉल्यूम्स पे ही ट्रेड कर रहा है, तो जब तक प्राइस वाइज और वॉल्यूम वाइज इसमें कुछ प्रॉमिसिंग दिखता नहीं है, मेरे ख्याल से इसकी साइडवेज रेंज कंटिन्यू रहेगी। फिलहाल तो ये होल्ड कर सकते हैं, 80 का मेजर सपोर्ट है ये स्टॉक के लिए। ओके, हैदराबाद से तुलसीराम जी का सवाल, जेम फाइनेंशियल्स 500 शेयर 17 रुपए 40 पैसे की खरीद। देखिए इन्होंने इतने अच्छे लेवल पे अगर ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेटली बने रहना चाहिए। 40 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है। अगर ये नियर टर्म न्यूज से भी देखते हैं तो 40 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर की तरफ इमीडिएटली 48-54 के लेवल्स हैं। जैसे स्टॉक 48 का लेवल क्रॉस करता है इसमें हम अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। डॉक्टर आशीष पांडे जानना चाहते हैं आईडीएफसी में क्या करें? 100 शेयर 160 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी। ये प्रॉब्लम इनकी जो खरीद है ये डीमर्जर के पहले है, तो फिलहाल तो ये आईडीएफसी का स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, बट इनको आईडीएफसी बैंक का भी बाद में प्राइस मूवमेंट देखनी पड़ेगी कैसे उसके वैल्यूएशन होते हैं। फिलहाल तो ये बने रह सकते हैं। जो आईडीएफसी लिमिटेड का करंट भाव है उसमें हम ज्यादा इमीडिएटली कुछ उछाल नहीं देख रहे, एक नैरो रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा है। कोच्चि से जिया सिद्दीकी, गीतांजलि जेम्स 25 शेयर 300 की खरीद। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने काफी ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है और हमने जो मिड 2013 में इसका शार्प फॉल देखा था फ्रॉम दी हाई लेवल्स ऑफ 500-550, वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ फॉल आया था। तो डेफिनेटली नियर टर्म में या मीडियम टर्म में भी इनकी कॉस्ट आना काफी डिफिकल्ट होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर कोई भी मेजर आता है मूवमेंट ऊपर की तरफ 50-55, वहां पे ये एक बार ये स्टॉक को रिव्यू कर सकते हैं। सपना मालिक के पास है सर अंबुजा सीमेंट के 500 शेयर 172 रुपए 50 पैसे में इन्होंने खरीदारी की थी। अच्छे लेवल पे इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। अगर इसके हम ब्रॉडर डिग्री की चार्ट देखें तो ये अप ट्रेंड में है क्लियरली। लास्ट 7-8 मंथ्स में हमने इसमें करेक्शन देखा है, बट फिलहाल हमें 200 से लेके 180 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है। अच्छे खासे करेक्शन के बाद अगर स्टॉक सपोर्ट के आसपास आता है तो एक पॉसिबिलिटी है इसमें एक नियर टू मीडियम टर्म में अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट देखें। फिलहाल तो साइडवेज है, बट जैसे ही स्टॉक 220 का लेवल ब्रेक करता है इसमें हम एटलीस्ट 235-240 तक एक जंप देख सकते हैं। धन्यवाद समित, हमारे पास इतना ही वक्त था। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? कई स्टॉक्स पर आपने सलाह दी है सर। देखिए प्रियंका, जो भी स्टॉक्स हमने अभी डिस्कस किया उसमें मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, बट ये हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया हमारे वक्त निकालने के लिए। तो सौदा आपका में आज हमारे साथ इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप।